Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. आज हम बात कर रहे हैं प्रोटीन्स और एंजाइम्स की। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हवाले से पर्टिकुलरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बात की थी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहे थे उनके नाम थे एसिड हैलाइड्स, जिन्हें आपने कह दिया था एसाइल हैलाइड्स, या फिर वहाँ पर बने थे एनहाइड्राइड्स, या फिर बने थे एस्टर्स, या फिर बने थे अमाइड्स। तो उन सब की रिएक्टिविटी और कुछ जनरल रिएक्शन वहाँ पर वो भी हमने देखे थे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो आप ये देख लें, पहले उसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे देख लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो असल में जिस तरह एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसी तरीके से उसके डेरिवेटिव भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर ऐसा हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं और वो रिएक्शन कर रहे हों तो उनकी रिएक्टिविटी का भी एक पैटर्न है। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव मुकाबलतन कम रिएक्टिव हैं। तो इस बात को आपने याद रखना है कि जो एसिड हैलाइड्स होते हैं ना, रिलेटिवली वो रिएक्टिविटी के अंदर ज़्यादा तेज़ होते हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स, तीसरे नंबर पर आते हैं एस्टर्स, और चौथे नंबर पर आते हैं अमाइड्स। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है जी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की रिएक्टिविटी का ये तरीक़ाकार है। यानी कि सबसे पहले जो रिएक्टिविटी है वो एसिड हैलाइड्स की है, फिर एनहाइड्राइड्स की है, फिर एस्टर्स की है, और फिर अमाइड्स की है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने में ये तरीक़ाकार या रिएक्टिविटी में जनरली हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं और अमाइड्स जो हैं वो रिलेटिवली काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं। एक तो ये बात हो गई। एक बात और, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो हमने डिस्कशन के अंदर लोगों को देखा है कि वो इस हवाले से कंफ्यूज हैं, तो उसकी थोड़ी सी मैं एलेबोरेशन यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, और इसका ताल्लुक है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के साथ। मैं 3 मिसालें यहाँ पर कोट कर रहा हूँ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स की, और उस हवाले से हम देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। पहली मिसाल जो हम कोट कर रहे हैं वो है एल्कीन की, और एल्कीन में यहाँ पर मिसाल ले रहा हूँ H2C डबल बॉन्ड CH2। ये ईथीन है। ईथीन के अंदर हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड मौजूद है, और डबल बॉन्ड से अगर आप इसे ब्रेक करते हैं तो दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है टू क्लासीफाई एल्कीन्स इनटू सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर आपको सेम स्पीशीज नज़र आ रही हैं, आप इसे कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। ये सादा अंदाज़ है बात को समझने का। थोड़ा साइंटिफिक अंदाज ये हो सकता है कि यहाँ पर जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उन दोनों के साथ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। तो अगर सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लगे हों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ तो आप उसे कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। अच्छा, एक और मिसाल देख लेते हैं। अब हम जो मिसाल कोट कर रहे हैं वो मिसाल है इस कंपाउंड की CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसे एसीटोन या प्रोपेनोन कहते हैं। अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं, यानी कि कार्बोनाइल कार्बन से आप इसको क्लासीफाई करना चाहें, तो इसकी दोनों साइड पर सेम ग्रुप लगे हुए हैं। कीटोन्स के लिए सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब ये होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके दोनों साइड पर अगर सेम ग्रुप लगे हैं तो आप उसे कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल है। अगर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो फिर आप कहेंगे कि वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल की डेफिनेशन सिंपल एल्कीन्स का अगर आपने स्ट्रेट चेन फार्मूला लिखा हो तो उसमें आप क्या कहेंगे सिमेट्रिकल के हवाले से कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उनके साथ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगे हों तो फिर वो सिमेट्रिकल होते हैं। कीटोन्स के केस में आप ये कह सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के इर्द गिर्द सेम ग्रुप हों तो फिर भी आप उसे सिमेट्रिकल कहेंगे। इसी तरीके से मैं चलें तीसरी भी मिसाल लिख लेता हूँ, 2 की बजाय 3 लिख लेते हैं। ये आ गया एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन में एक ऐसा पॉइंट है
जहां से आप इसे ब्रेक करें तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, आप कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल है। तो ये सब सिमेट्रिकल की ना डेफिनेशंस में आ जाती हैं। सिमेट्रिकल का मतलब ये कि लेफ्ट राइट साइड अगर इक्वल हो जाए। अब जाना इस बात को हम एक्सटेंड कर रहे हैं सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म में, और उसमें एक बात हमने कही हुई है, एक मुख्तलिफ लिटरेचर से लोगों को और मिल रही है। तो जो हमने बात कही थी वो क्या है उसको देख लेते हैं पहले। ये एक कंपाउंड है CH3 C H डबल बॉन्ड C CH3 H, इसे सिस 2 ब्यूटीन कहते हैं। और उसके मुकाबले में CH3 C H डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया। इसे आप कहते हैं सिस 2 ब्यूटीन, इसे आप कहते हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन। अच्छा, जो अभी तक की हमारी क्लासिफिकेशन है जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, अगर आप उसी बात को ध्यान में रखें तो फिर सिमेट्रिकल कंपाउंड वो होगा जिसे अगर आप यहां से ब्रेक करते हैं तो लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ जाएगी। तो इस हिसाब से सिस वाला जो है वो सिमेट्रिकल होगा। ये जो क्लासिफिकेशन सिमेट्रिकल की मैंने की, जो कि एल्केन्स पर लगती है, कीटोन्स पर लगती है, एल्कीन्स पर लगती है, ईथर्स पर लगती है, ये क्लासिफिकेशन जो है याद रहे कि ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की जो बुक्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। बुक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो ये है कि ट्रांस वाला ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है एज कंपेयर टू सिस। अच्छा, अब ये जो सिमेट्रिकल है ना, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि जिस तरह हम एल्कीन्स को वो मार्कोनिकॉव्स रूल समझने के लिए हम कहते हैं कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर सेम ग्रुप हों, मैंने कहा कि इस तरह कह लें या फिर इस तरह कह लें कि जो अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ बराबर हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो वो सिमेट्रिकल होगा, उस तरह कह लें, एक ही बात है। कार्बोनाइल के इर्द गिर्द सेम ग्रुप हैं, सिमेट्रिकल। एक साइड पे अगर आप एल्केन को तोड़ सकते हो, दोनों साइड सेम आ जाएं, आप कहेंगे कि सिमेट्रिकल है। तो ये जो सिमेट्रिकल को क्लासिफाई करने का तरीका है, ये तरीका सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म में यूजुअली बुक्स जो है या लिटरेचर जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, वो दूसरा तरीका फॉलो कर रहा है। सिमेट्री के बहुत ज़्यादा मतलब हो सकते हैं, जो सिमेट्री मैंने बताई वो अपनी जगह पर सही है और वो हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने में मदद करता है, जैसे कि मार्कोनिकॉव्स रूल, जैसे कि वुड सिंथेसिस वगैरह, या फिर हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट में वो बात अपनी जगह सही है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स की, तो एक नई बात यहाँ पर सीख लें कि सिमेट्रिकल जो मालिक्यूल है ना जी, सिमेट्रिकल मालिक्यूल, सिमेट्रिकल मालिक्यूल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन के मुताबिक जिसकी जो डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट ऐसे लिखते हैं आप उसे, वो लेसर हो या फिर ज़ीरो हो जाए, तो आप कहेंगे कि ये जो है ना ये सिमेट्रिकल मालिक्यूल है। स्टैंडर्ड ज्योमेट्री या सिमेट्रिकल मालिक्यूल, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। तो असल में होता ये है कि इस तरह डिफाइन कर लें, या फिर एक और तरीके से ये भी डेफिनेशन आप कर सकते हैं कि जो ग्रुप्स होते हैं ना, जो अटैच्ड ग्रुप्स होते हैं, आर फार अपार्ट, तो फिर आप कहेंगे कि उस मालिक्यूल में सिमेट्री पाई जा रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखते हैं यहाँ पर सिस 2 ब्यूटीन को, तो इसमें जो दोनों बल्की ग्रुप हैं, यानी कि बड़े बड़े ग्रुप, वो एक दूसरे को रिपेल करने वाले ग्रुप एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो आप कहेंगे कि ये मालिक्यूल में ना स्ट्रेन है, दबाव है, ये अच्छी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये लेस सिमेट्रिकल है। बड़े ग्रुप्स के सेम साइड पर आने की वजह से अब वो मूव भी नहीं कर पा रहे, डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, तो डबल बॉन्ड सेम साइड पे आके वो क्या कर रहे हैं, वो जो है वो स्ट्रेन, जिसे स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड कहते हैं, वो कॉज कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि ये इतना सिमेट्रिकल मालिक्यूल नहीं है। इसके मुकाबले में जो ये वाला एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है, इसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मैक्सिमम अपार्ट, फिलहाल जितनी पोजीशन में हो सकता है उतना हो चुका है, और साथ साथ दो ग्रुप्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक का डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ है
और दूसरे का डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है, तो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहे हैं। नो डाउट यहाँ पे जो बॉन्ड है वो वैसे ही नॉन पोलर है, लेकिन यहाँ पे मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड की एग्जांपल अगर आप कोट करें तो फ्यूमेरिक एसिड में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, वो ज़्यादा सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल का मतलब सिस और ट्रांस एल्कीन के केस में होगा कि जिसकी डाइपोल मोमेंट रिलेटिवली कम है, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, कैंसिल हो गया एक दूसरे से अगर, या फिर उसमें जो बल्की ग्रुप्स हैं वो अगर मैक्सिमम अपार्ट हो जाएंगे, तो इसे भी आप कहेंगे कि ये सिमेट्री की अलामत है। और सिस और ट्रांस एल्कीन्स में इस वाली सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है उसके हिसाब से ट्रांस वाले जो हैं वो ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि इन केस अगर हम सिंपल बात कर रहे हों कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है जो होता है 2N ब्यूटेन है फॉर एग्जांपल, या 3 पेंटानोन है, तो वो सिमेट्रिकल क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पर दोनों साइड पर सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं कार्बोनाइल के इर्द गिर्द, या फिर कोई ऐसी पोजीशन है जहाँ से आप उसे इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बात आपने याद रख लेनी है, पर्टिकुलरली फेडरल की बुक में इसे जो है थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ से हमने सीखा कि जो ट्रांस वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वो जो हैं मोर सिमेट्रिकल होते हैं, और मोर सिमेट्रिकल होने से कुछ प्रॉपर्टीज़ उनमें आ जाती हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, उनके मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली हायर हो जाते हैं, क्योंकि वो सिमेट्रिकल हैं तो उनकी पैकिंग अच्छी हो जाती है, उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं, और उनका डाइपोल मोमेंट जो है वो रिलेटिवली लेसर आता है या कई दफ़ा ज़ीरो आ जाता है। तो ये पुराना कंसेप्ट पिछला वो हम यहाँ पे हमने उससे डिस्कस कर लिया, ताकि उसके हवाले से भी अगर आपके कोई डाउट हो तो हम उन्हें क्लियर कर लें। फ़िलहाल आज की बात जो हम कर रहे हैं वो है प्रोटीन्स की, और बात चल रही है एंजाइम्स की। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा प्रोटीन्स और उनकी क्लासिफिकेशन की। प्रोटीन्स जो हैं दे आर बेसिकली पॉलीमर्स। तो प्रोटीन क्या होते हैं, कुछ अहम पॉइंट्स इसके हवाले से मैं मेंशन करूंगा पहले, फिर हम बाकायदा डिटेल की तरफ चलेंगे। प्रोटीन्स जो है ना आप कहेंगे कि दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स भी इन्हें कहा जाता है। पॉलीमर्स अमाइनो एसिड्स के जो है ना प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। अच्छा, प्रोटीन्स जो हैं उनके अंदर जो मोलर मास होता है वो यूजुअली ग्रेटर देन 10,000 होता है। 10,000 आप इसे डाल्टन भी कह सकते हैं या ग्राम भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो जो मोलर मास है 10,000 से ज़्यादा होता है इस केस में। ये भी आपने याद रखना है कि अगर ये मोलर मास अप टू 10,000 हो जाए तो फिर आप उसका नाम रख देंगे पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड से बड़ा जो यूनिट होता है, लॉन्गर यूनिट जो होता है, उसे आप प्रोटीन कह देते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। प्रोटीन्स जो हैं वो असल में आप उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है उनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर, जिन पर हम पहले बात करेंगे। तो पहली क्लासिफिकेशन बेस करती है अपॉन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर आप प्रोटीन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में। उनमें से पहली वाली हैं, पहली टाइप हम लिख लेते हैं, वो कहलाती हैं सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस अगर करवाई जाए
सिंपल प्रोटीन्स को अगर आप हाइड्रोलिसिस से गुजारेंगे यानी कि उन्हें तोड़ देंगे तो उनसे सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स ही बनेंगे या उनके डेरिवेटिव बन जाएंगे, यानी कि उनमें कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जो है सिंपल प्रोटीन्स में वो नहीं पाया जाता। कुछ मशहूर मिसालें अगर देख ली जाएं सिंपल प्रोटीन्स की, वो सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। अमाइनो एसिड एक स्ट्रेट चेन में लग सकते हैं, अपने ऊपर ही कॉन्वोल्यूट हो सकते हैं, ट्विस्ट और फोल्ड बैक हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन होंगे वो सिंपल प्रोटीन ही, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड पर ही मुश्तमिल होंगे। अच्छा, अमाइनो एसिड्स की अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूँ यानी कि सिंपल प्रोटीन्स की एग्जाम्पल की, तो इसकी मशहूर मिसालें जो हैं वो आ जाती हैं एल्ब्यूमिन, जिसे आप एग के अंदर भी जो है वो देखते हैं, एग वाइट आप उसे कह सकते हैं। इसके अलावा ग्लोब्यूलिन है, जिसमें हम मिसाल ले रहे हैं लैक्टोग्लोब्यूलिन की, और लैक्टोग्लोब्यूलिन जो है वो पाया जा रहा है मसल्स के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर भी पाया जा रहा है। इसके अलावा हम मिसाल ले रहे हैं, इस तरफ और जगह है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं लेग्यूमिन और साथ साथ कोलाजिन। ये जो लेग्यूमिन और कोलाजिन हैं, इनके हवाले से हम जानते होंगे कि ये जो हैं पाए जाते हैं इन कनेक्टिव टिश्यूज। ये एग में पाया जाता है, ये मसल्स में पाया जाता है। तो बेसिकली ना याद करने वाला ये टॉपिक है प्रोटीन्स के हवाले से, और इसी वजह से यहाँ पे हम ना ज़्यादा डाटा लिखेंगे और टेक्निकल बातें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर और प्रोटीन्स में हमें थोड़ी टेक्निकल बातें देखने को मिलेंगी। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये असल में ना 25 से 35% जो बॉडी वेट है ना प्रोटीन्स का, वो असल में इन्हीं प्रोटीन सिंपल प्रोटीन्स लाइक लेग्यूमिन, कोलाजिन वगैरह पर बेस करता है। अच्छा, जो दूसरी टाइप की प्रोटीन्स हैं क्लासिफिकेशन के अंदर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो आती हैं कंपाउंड प्रोटीन्स, यानी कि सिंपल प्रोटीन्स के बाद आप अगली प्रोटीन देखते हैं कंपाउंड प्रोटीन्स। तो कंपाउंड के अंदर वो मिक्सचर बने होते हैं, प्रोटीन किसी नॉन प्रोटीन पार्ट से मिला होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट काफ़ी सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मशहूर मिसालें अगर मैं आपके सामने लिखूं तो वो हो सकती हैं लाइपो प्रोटीन्स, ग्लाइको प्रोटीन्स, और हो सकती हैं फॉस्फो प्रोटीन्स। एंड डेफिनेटली आप जानते होंगे कि लाइपोप्रोटीन्स में लिपिड्स जो हैं वो साथ लगे हुए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स में कोई कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन प्रोटीन के साथ लगा हुआ है, फॉस्फोप्रोटीन्स में फॉस्फोरिक एसिड साथ लगा होगा। तीसरी क्लासिफिकेशन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर जो हम कर रहे हैं उसे आप कहेंगे कि वो हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स जो हैं वो असल में निकलती हैं सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन्स से ही। उनमें कुछ मशहूर मिसालें जो हैं वो हम देख लेते हैं। प्रोटीएजेस इसमें आ जाती हैं, एंजाइम्स डिराइव्ड प्रोटीन्स में आ जाते हैं। तो ये कुछ मिसालें जो है ना वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। पेप्टोन्स हैं, बल्कि पेप्टोन्स भी लिख लेते हैं, और पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह ये डिराइव्ड प्रोटीन्स में आ जाएंगी। तो ये हैं जी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी एक छोटी सी क्लासिफिकेशन कर लेनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो वो एक अच्छी क्लासिफिकेशन हो सकती है, और उस क्लासिफिकेशन के अंदर हम प्रोटीन्स के नाम रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि एक प्रोटीन्स होती हैं रेगुलेटरी, या फिर आप इन्हें हार्मोनल प्रोटीन्स कह सकते हैं। और रेगुलेटरी या हार्मोनल प्रोटीन्स में हम मिसाल कोट कर रहे हैं इंसुलिन की। इंसुलिन जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है, या फिर थायरॉक्सिन की। थायरॉक्सिन जो है ना वो
आइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन, ये जो बॉडी के फाइट और फ्लाइट वाले या एक्सट्रीम कंडीशन में जो एग्जिस्ट करने की जो सारी तरीक़ाकार है, उसमें वो पिट्यूटरी ग्लैंड और फिर बाद में हाइपोथैलेमस, उससे रिलेटेड थायरॉक्सिन जो है उसकी बेहतर डिटेल आप मुझसे समझते हैं। तो वहाँ पे ये जो आपका थायराइड ग्लैंड है, वहाँ से इसका ओरिजिन बन रहा है थायरॉक्सिन का। अच्छा जी, रेगुलेटरी के बाद हमारे पास और भी प्रोटीन्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दूसरी टाइप है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। इसमें हमें एक मिसाल याद रख लेनी चाहिए, वो है हीमोग्लोबिन है। इसके अलावा एक और टाइप हो सकती है, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के अंदर जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में कनेक्टिव टिश्यू में जैसे पाई जा रही थी, इसमें हम मिसाल दे देंगे कोलाजिन की। इसके बाद एक और आ रही हैं जेनेटिक प्रोटीन्स, ऊपर मेंशन कर लेते हैं जेनेटिक प्रोटीन्स, जिनका जेनेटिक मटेरियल से ताल्लुक है। और मोस्ट रिलेटेड ऑफ देम हम यहाँ पे कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन्स को डिस्कस कर लेंगे। ये तो हो गई थी क्लासिफिकेशन, दो तरह से क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जो कि हमारे सिलेबस आउटलाइन में भी लिखा हुआ है, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे क्लासिफिकेशन। तीसरी क्लासिफिकेशन जो है वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। उसके हवाले से एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो भी है, उसे भी हम देखेंगे और उसी को फिर हम वर्ड्स में लिख कर और फिर जो ना बात को आगे चलाएंगे। फ़िलहाल ये जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं ये आपने देख ली, एंजाइम्स के हवाले से भी आपने देखा, और अब हम आगे चलेंगे। पहले वीडियो देखते हैं, फिर चलेंगे एंजाइम्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक वीडियो है जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ आकर मिलते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं। याद रहे कि इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। अब दो और अमाइनो एसिड यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं और वो भी इसी तरीके से मिलते हैं और हर बारी एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होता है। आपने देखा कि यहाँ पर 4 अमाइनो एसिड आपस में मिल चुके हैं और अब उन सबको मिलाकर एक लॉन्ग चेन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स दिखाई जा रही है और उस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा गया है। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि इट इज़ गोइंग टू कन्व्यूलेट, ये अपने ऊपर जो है वो रिंग की फॉर्म में, हेलिक्स की फॉर्म में टर्न्स ले रहा है। और ये टर्न्स गौर से देखें कि आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। वो हाइड्रोजन बॉन्ड लाल कलर के एटम ऑक्सीजन और सफ़ेद कलर के एटम यानी कि हाइड्रोजन के बीच में बने हुए हैं। इस तरह का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, इसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एक टाइप है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एक और टाइप होती है, उसे बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। और ये आपके सामने बीटा शीट जो है वो नजर आ रही है। अगेन आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर बने हुए हैं और काफ़ी मिकदार में ये बॉन्ड बने हुए हैं। इस तरीके से बन रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की सेकंड टाइप। एक था अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट, जो कि अगेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर की टाइप है। प्राइमरी स्ट्रक्चर हो या सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, दोनों के अंदर अमाइनो एसिड चेन जो है ना वो एक ही रहती है, यानी कि पेप्टाइड चेन जो है वो एक ही रहती है। पेप्टाइड चेन चेंज नहीं होती। सही है जनाब, एक ही पेप्टाइड है, उसी का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, फिर वो आपस में मिलकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है। अब यहाँ पर आप देखते हैं, आपको नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ अल्फा हेलिक्स जो कि आपस में इंटरकनेक्ट हो गए हैं यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। टर्शरी स्ट्रक्चर में नॉन कोवलेंट अट्रैक्शन, लंडन फोर्सेस हो सकती हैं, डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं, या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो सकते हैं। और जब ये जो आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर के मालिक्यूल हैं, इनमें से मुख्तलिफ टर्शरी स्ट्रक्चर वाले मालिक्यूल, मोर देन वन पेप्टाइड चेन्स, वो आपस में बॉन्ड बनाती हैं, तो अब ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ से हम जो है ना थोड़ी सी समरी आपके सामने रखें तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है उसकी हम 4 क्लासेस कर सकते हैं, जिनमें से पहली क्लास जो होती है उसे आप कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। और प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है और अमाइनो एसिड्स जो हैं ओनली जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं
उनके ज़रिए जुड़े होते हैं और यहाँ पे कोई भी नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो नज़र नहीं आती, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये दो टाइप का हो सकता है, और अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। और ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपके सामने हमने ड्रॉ होते देखे, बनते देखे, उसके अंदर हमें जो नज़र आती है वो एक तो कोवलेंट बॉन्डिंग नज़र आती है और एक जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नज़र आती है। साथ मैंने बता दिया कि ये जो है ना ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड चेन से ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये बनता है। इसकी दो टाइप्स हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है उसे आप कह सकते हैं कि ये 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग से ना ये बनती है, और इसके अंदर ना सिर्फ कोवलेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बल्कि ऑल नॉन कोवलेंट जो इंटरैक्शंस हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। और टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर जो हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, मैंने ये भी आपके सामने बात रखी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ना वो यूजुअली एक ही पेप्टाइड चेन जो है, पॉलीपेप्टाइड चेन, वो ये स्ट्रक्चर बनाती है। और अगर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो आपस में मिल जाएं तो फिर बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो आखिरी स्ट्रक्चर जो है वो होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो आपस में मिलती हैं। तो ये था जी कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के हवाले से। आगे चलते हुए दूसरा हिस्सा जो हमें इस यूनिट में करना है वो डील करता है एंजाइम्स के साथ। तो हम बात कर लेते हैं कुछ एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या हैं जी? एंजाइम्स आर बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पर ही हमने एंजाइम की एफिशिएंसी या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करनी होंगी। यहाँ पर मैं पहले जाते जाते ये भी बताता चलूँ कि जो प्रोटीन्स के हवाले से हमारे सवालात हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जितनी थी मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, इनमें से ही कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें पेपर में पूछी जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पूछा जा सकता है कि जो एल्ब्यूमिन है वो किस क्लास में फॉल करती है, वो हम कहेंगे सिंपल प्रोटीन में फॉल करती है। हमें पूछा जा सकता है कि लाइपोप्रोटीन में कौन सा नॉन प्रोटीन पार्ट लगा होता है या कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप यू कैन से लगा होता है, हम कहेंगे वहाँ पे लिपिड्स लगे होते हैं। हार्मोनल प्रोटीन की कोई मिसाल हम थायरॉक्सिन, इंसुलिन वगैरह याद कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की कोई मिसाल हम हीमोग्लोबिन याद रख सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है और उसी को सवालों की शक्ल में जो है वो पूछा जा सकता है। एंजाइम्स की तरफ आएँ तो एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस करते हैं। नंबर 1, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। दूसरी बात, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। मेजरली ये ना एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिफिसिटी। 1 करोड़ में से भी एक मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाना हो तो ये बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और अमेजिंग एफिशिएंसी। एंजाइम एक मैं ड्रॉ कर लेता हूं आपके सामने और इस एंजाइम को देखें। फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है। एंजाइम के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये एंजाइम का प्रोटीन पार्ट है, और उसके साथ यहाँ पर इस हिस्से में हमें कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो मिल सकता है, और उसे आप नाम दे देते हैं कोफैक्टर का या कोएंजाइम का या प्रोस्थेटिक ग्रुप का। अच्छा, जो केमिस्ट्री है ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें तकरीबन एक ही मतलब में इस्तेमाल होती हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो बायोलॉजी है उसमें इनका मतलब अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इन सब की जो बात है वो एक ही रहेगी। कुछ मशहूर जो कोएंजाइम या कोफैक्टर हैं उनकी बात अगर मैं कर लूँ तो वो हो सकते हैं
जिंक आयंस हैं, इनऑर्गेनिक आयंस ये काम कर सकते हैं, मैग्नीशियम आयंस हैं, और आयरन है, आयरन की आयंस हैं Fe+3 है, फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्रोम 6 ऑक्सीडेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज में रेस्पेक्टिवली ये सब के सब जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं एज को फैक्टर या को एंजाइम। NAD है, NAD जो है वो भी इस्तेमाल हो रहा है इसी तरीके से को फैक्टर या को एंजाइम के तौर पर। अच्छा, जो प्रोटीन के अंदर ना एक ख़ास एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसको अगर हम हाईलाइट करें एंजाइम के अंदर, और इस एरिया को आप कहते हैं कि ये है एक्टिव साइट, इसे एक्टिव साइट कह देते हैं। एक्टिव साइट वो प्लेस होती है एंजाइम की जहां पर जो मॉलिक्यूल है, जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट भी बना लेते हैं, ये सबस्ट्रेट है, इसने आके यहाँ पर अटैच होना है और अटैच होकर ये बाद में प्रोडक्ट बना देगी। तो जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है उसे आप कह देते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पर जब सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है तो दो तरह के मॉडल्स हैं, एक को आप कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल और एक होता है लॉक एंड की मॉडल। दोनों मॉडल्स में आप बायो में ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल आकर अटैच होता है और उसके साथ फिर कुछ कन्फिगरेशनल चेंजिंग होती है और उसके ज़रिए से फिर जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं और ये प्रोसेस रिवर्सेबल रहता है, यानी कि एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट बनाता जाएगा सबस्ट्रेट को, लेकिन ख़ुद इस सारे प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होगा। ये वही प्रॉपर्टी है जो कि कैटलिस्ट के अंदर पाई जाती है। किसी भी कैटलिस्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो रिएक्शन के एंड पर एज सच हासिल हो जाता है। फिजिकली चेंज हो सकता है, केमिकली चेंज नहीं हो सकता। एंजाइम्स आमतौर पर दोनों ही तरह से चेंज नहीं होते, यानी कि फिजिकल या फिर केमिकल। अच्छा, एंजाइम्स जो है ना उनकी मुख्तलिफ टाइप्स हम यहाँ पर लाजमी डिस्कस करेंगे और उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं कि एंजाइम्स जो हैं उनकी क्लास कौन सी है, क्लास कौन सी है जिसमें वो फॉल कर रहे हैं। एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शन या पर्पस उनका क्या है जो वो फुलफिल कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर टाइप की, उस क्लास की कोई एग्जांपल जो है, यानी कि वो कौन सा रिएक्शन करवाने वाला एंजाइम क्या है, उसको हम देख लेंगे। तो एंजाइम्स जो है ना उनकी क्लासिफिकेशन में हम 6 क्लासेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। इनका काम है कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, इनकी कुछ मिसालें देख ली जाएं तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के अंदर हम मिसाल देंगे ऑक्सीडेज और पर ऑक्सीडेज और डीहाइड्रोजिनेज, ये इनकी मिसालें आ जाएंगी। मिसालें भी आप नोट करते जाएं साथ साथ। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के बाद दूसरे आते हैं ट्रांसफरेज या ट्रांसफरेजेस कह सकते हैं आप इन्हें, एंजाइम्स को। ये ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप कराएंगे डेफिनेटली। इनका काम होता है ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो इसमें हम मिसाल दे देते हैं फॉस्फो ट्रांसफरेजेस। ये बड़े कॉमन जो ना एंजाइम होते हैं। ATP में फॉस्फेट जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ये बॉडी की एनर्जी करेंसी जो ATP है उसमें फॉस्फो ट्रांसफरेज का काम हमें नज़र आता है, वो ट्रांसफ़र करवाते हैं फॉस्फेट ग्रुप को। अच्छा जनाब, इसके बाद तीसरी बड़ी टाइप आ गई हाइड्रोलेजेस। और हाइड्रोलेजेस बड़े मशहूर एंजाइम है और ज़िंदगी को चलाने के लिए इनका किरदार जो है किसी से भी ढका छुपा नहीं है। तो हाइड्रोलेजेस जो हैं वो करवाते हैं हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस, हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस। मशहूर हाइड्रोलेजेस कौन कौन सी हैं? उनमें आप लाइपेजेस जो कि लिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन तोड़ देते हैं लिपिड्स को, उनके कंपोनेंट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल वगैरह में। प्रोटीएजेस जो प्रोटीन को तोड़ते हैं अमाइनो एसिड्स वगैरह में, अगर ड्राई प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड और नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप बनाने में। सही है जी। एमाइलेजेस जो कि यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करते हैं। और कमाल की बात है कि ये लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, एमाइलेजेस सब के सब ना डीहाइड्रेशन करवाते हैं, पानी निकलवाते हैं, पानी ऐड करते हैं मॉलिक्यूल में और बॉन्ड टूट जाते हैं। सही है जी, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन करवाते हैं। इसके बाद चौथे वाले आ गए, उन्हें आप कह देते हैं
आइसोमरेजेस जो हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप करवाते हैं और इससे करवाते हैं आइसोमर 1 को ये तब्दील कर देते हैं आइसोमर 2 के अंदर। सही है जी। ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप विद इन दी मॉलिक्यूल होता है, उससे एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में तब्दील हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड की जो इंटर कन्वर्जन है उसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसे आप कहते हैं फ्यूमरेज एंजाइम। ये मैलिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में तब्दील करता है। 5th टाइप आ रही है लाइएजेस की। लाइएजेस का काम है या तो आप डबल बॉन्ड के अंदर से, ये देखें ज़रा, अगर कहीं पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके अंदर ऐड करवा देंगे ये कोई स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर या तो ये काम करना है या फिर इस काम को रिवर्स करना है, यानी कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड से एक छोटा सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट करवाते हैं और डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, या डबल बॉन्ड में एक स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो ऐड कर देते हैं। इसकी मिसाल दी जा रही है फॉस्फो ग्लिसरो म्यूटेज। और आखिर में 6th एंड लास्ट टाइप वो बन रही है लाइगेजेस की, और इनका काम है टू ब्रेक हाई एनर्जी बॉन्ड्स। तो इनका काम है हाई एनर्जी बॉन्ड्स को तोड़ना। सही है जी। तो ये भी आपने याद रख लेना है। एक मिसाल देख लें, सक्सिनिक थायोकाइनेज। अच्छा, एंजाइम्स एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, इसलिए हम उसकी क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ तरह की वो देख रहे हैं ताकि कोई भी मिसाल यहाँ पर रह ना जाए। अब हम चलते हैं आखिर हिस्से में, देखते हैं कि एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उन पर कौन से फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब बात चल रही है कि एंजाइम्स जो हैं उन पर कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। तो एंजाइम्स की एक तो बात हमने कर ली कि वो बड़े ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई हेक्सोकाइनेज है तो वो किसी भी 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट पर काम कर सकता है, लेकिन अगर ग्लूकोकाइनेज है तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पर ही काम करता है, इवन वो फ्रुक्टोज पर भी काम नहीं करता। इसी तरीके से इनकी एफिशिएंसी बड़ी ज़्यादा है, 10⁻20 तक ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। फैक्टर्स की बात की जाए तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है अगर हम उसे लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो याद रहे कि एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फिर जो एंजाइम कैटालाइज्ड रेट है, उस रिएक्शन है, उसका रेट भी बढ़ जाएगा। अगर हम रेट को रिलेट करते हैं विद द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें मिलता है रेट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि स्क्वायर रूट के, यानी कि एक्सपोनेंशियली इट इज़ रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अच्छा, अगर बात की जाए टेम्परेचर की, तो रेट जो है वो यूजुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते ये पहुंच जाता है एक मैक्सिमम वैल्यू पर। उसे आप कहते हैं कि ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर। जिस पर रेट जो है मैक्सिमम हो जाए उस टेम्परेचर को आप कहते हैं कि ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर। और यूजुअली ह्यूमन बॉडी के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की वैल्यू है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अच्छा, उसके बाद एंजाइम्स जो हैं अबव एक सर्टेन टेम्परेचर एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं और फिर वो काम नहीं करते। सही है जी। टिल आप ऐसे कह सकते हैं, टिल डीनेचरिंग। तो डीनेचरिंग से पहले पहले ये जो रेट और टेम्परेचर का रिलेशन है ये अपनी जगह वैलिड है। इसी तरीके से आप रेट को रिलेट कर सकते हैं पीएच के साथ। रेट जो है वो रिलेट करती है पीएच के साथ।
सही है जनाब, मैंने लिख दिया। कोई रिलेशन ऐसे जिस तरह नहीं है कि पीएच बढ़ेगी तो ज़्यादा होगा, कम करेगी तो ज़्यादा होगा रेट, ऐसा नहीं है। हर एक एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर पीएच या एक रेंज ऑफ पीएच है जिस पर वो अच्छा काम करता है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन जो हमारी स्टमक में पाया जाता है वो pH 2 पर ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसी तरीके से जो सलाइवरी एमाइलेज है, यानी कि हमारे सलाइवा के अंदर एमाइलेज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को डिसॉल्व करने वाला जो एंजाइम है, उसके लिए जो पीएच है ऑप्टिमम पीएच वो 6.4 से 6.9 है। तो पीएच अगर ज़्यादा या कम हो जाए तो भी अगेन एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। तो एंजाइम्स की डीनेचरिंग जो है ना, उस पर भी अभी हमने बात करनी है। इसी तरीके से एक और फैक्टर जो असरअंदाज हो सकता है रेट पर नहीं, एंजाइम की एक्टिविटी पर, उसे आप कह सकते हैं कि एंजाइम्स जो हैं, यहाँ से अगर मैं बना लूँ एक फहरिस्त, टेम्परेचर, पीएच को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं, एसिड और बेस। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर एक बात हम और करें तो वो हो सकती है रेडिएशंस। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनके हमने नाम लिख दिए, टेम्परेचर, पीएच, एसिड या बेस, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट या रेडिएशंस जो हैं, ये सब के सब एंजाइम की एक्टिविटी को ख़त्म कर सकती हैं, ख़राब कर सकती हैं, बिकॉज दे कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। असल में एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। तो ये बात एंजाइम्स के लिए भी सही है, प्रोटीन्स के लिए भी सही है कि टेम्परेचर या पीएच या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रेडिएशंस वगैरह जो हैं, यूवी लाइट है, गामा रेज हैं, बीटा रेज हैं, अल्फा रेज हैं, वो क्या करती हैं? वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर देती हैं। और याद रख लें कि जो स्ट्रक्चर है इज मस्ट फॉर फंक्शन। तो ये तो आप नहीं भूल सकते, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है या प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मस्ट है, ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ जो है उस स्ट्रक्चर को चेंज कर देगी तो फिर वो उसे क्या कर देगी? उस प्रोटीन को क्या कर देगी? आप कहेंगे कि वो उसने कर दिया है डी नेचर। इसे डी नेचरिंग कहते हैं। ये हो सकती है इन सारी वजूहात की बिना पर, ये भी याद रख लें। अच्छा जी, एक और बात, मैं यहाँ पर छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उन पर बात कर लेता हूँ। एक होते हैं आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम जो हैं सेम ऑर्गेनिज्म में सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट दे आर डिफरेंट केमिकली। तो वो केमिकली दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, दो डिफरेंट एंजाइम होते हैं, लेकिन एक ही जानदार में पाए जाते हैं, एक ही काम करते हैं। आप उन्हें कह देते हैं कि ये आइसो एंजाइम हैं। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन का सिलसिला जारी है। एक और बात याद रख लें, हम एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम की तरफ चल पड़ते हैं। एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस जो है ना, वो एक तो हमने ये पढ़ ली कि वो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस एज ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो है वो करवाते हैं। साथ साथ एंजाइम्स के अंदर ना, आप एक मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन इज वेरी यूजफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर थ्रोम्बिन जो है वो बड़ा काम आ रहा है। इसी तरीके से एक एंजाइम होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ये इट इज एन इंडिकेशन ऑफ रिकेट्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल है और उसे कोई जो है ना जोड़ों के दर्द का मसला है, तो कई दफ़ा डॉक्टर जो है ना उससे अल्कलाइन फॉस्फेटेज का टेस्ट करवाते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेज का बॉडी में ज़्यादा होना इस बात की अलामत है कि बॉडी के अंदर जो है ना रिकेट्स या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का प्रॉब्लम चल रहा है। इसी तरीके से
एक और एंजाइम है इलेक्ट्रिक डिहाइड्रोजिनेज 1। इलेक्ट्रिक डिहाइड्रोजिनेज 1 जो है वो भी एक इंडिकेटर है फॉर हार्ट डिजीजेस। इसके बाद एक और एंजाइम आ रहा है, वो लास्ट है हमारा एंजाइम, उसे देख लेते हैं। एल एस्पार्जिनेज वो ब्लड कैंसर जो किड्स के अंदर या चिल्ड्रन के अंदर होता है उनकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहा है। ये हो गई सारी बात एंजाइम्स की। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आखिर में ये बात आपको बताता चलूँ कि हमने जनाब आज कोई एमसीक्यू जो है वो स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ क्लासेस लाजमी लिख देंगे क्योंकि सारा याद करने वाला काम था आज का। तो आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे और जिस टाइप के सवाल मैंने कहे हैं उस टाइप के सवाल आपको होम असाइनमेंट में भी मिल जाएंगे और बाद में पेपर में भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आ सकती हैं कि डैश इज़ ए टाइप ऑफ प्रोटीन। तो हमें कोई प्राइमरी जो सिंपल प्रोटीन है या कंपाउंड प्रोटीन या डिराइव प्रोटीन, उसमें से किसी का नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप की प्रोटीन है। और इसी तरीके से डैश इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन ना सिर्फ हमें जो है वो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर या फिर इसके अलावा जो है वो हमने दूसरी जो क्लासिफिकेशन दी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उसकी बेस पर भी हमें प्रोटीन का कोई नाम देकर पूछा जा सकता है कि वो क्या काम करता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, कोई हीमोग्लोबिन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। और हमें पूछा जा सकता है डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन जो है इसमें कौन कौन इस्तेमाल हो सकता है। उसके लिए हमने कहा टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट, रेडिएशंस वगैरह। डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन के अंदर तब्दीली क्या आती है, हमने कहा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है, फंक्शन के लिए ज़रूरी है। आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं फॉर एग्जांपल, और इसके अलावा मुख्तलिफ एंजाइम जो मुख्तलिफ काम करते हैं। को फैक्टर और को एंजाइम कौन कौन से हैं, हमने मैग्नीशियम का नाम लिया, आयरन का नाम लिया, जिंक का नाम लिया, निकोटीनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का नाम लिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं और आपने जो है ना ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं उनका जिक्र हमने कर लिया। तो आज का काम ना याद रखने से रिलेटेड था, इसलिए हमने उस पर बहुत ज़्यादा बात इस तरह एमसीक्यूज़ बेस नहीं की है। अलबत्ता हम आपको होम असाइनमेंट लाजमी दे देंगे और उससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी इस काम को हल करने में। नेक्स्ट टाइम हम टेस्ट की डिस्कशन करेंगे और इंशाल्लाह इन पॉइंट्स को फिर से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।